बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिशों का मौसम है, कहीं कहीं पे सैलाब भी आया हुआ है। लेकिन हम आज बात करेंगे उस सियासी सैलाब की और उस तूफ़ान की जो कि इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ा में छाया हुआ है काफ़ी दिन से, और फ़ैसला होना 1 अगस्त को कि इस सियासी तूफ़ान का नतीजा क्या निकलेगा। आप समझ गए होंगे कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर 1 अगस्त को, यानी कि आज से ठीक 2 दिन के बाद सेनेट के इजलास में फ़ैसला होगा कि अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा। तो जो इस वक्त मौसमी सैलाब है, मौसमी बारिशें हैं, उस पर भी अगर टाइम हुआ तो बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर कि 1 अगस्त को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन यानी कि तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हासिल बजंजो साहब, जो कि अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन सेनेट के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया हासिल बजंजो साहब, आपने हमें टाइम दिया। हासिल साहब, आप 1990 में पहली दफ़ा रुकन कौमी असम्बली बने, फिर आप 1997 में रुकन कौमी असम्बली बने, फिर आप, मुझे याद है 2009 में आप सेनेटर बने, और फिर 2014 में आप अपनी पार्टी नेशनल पार्टी के सदर भी बन गए। इस वक्त मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फ़र्ज़ करें आप चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं, तो चेयरमैन सेनेट एक फुल टाइम जॉब है, क्या आप पार्टी की सदारत अपने पास रखेंगे? सर देखिए, मेरे ख्याल में कि जब मैं पार्टी की सदारत तो दूर की बात है, तो कम से कम आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द पार्टी अगर मैं इलेक्ट हो गया, क्योंकि जो अखलाकी जिम्मेदारी आपकी बनती है तो उसमें इसकी गुंजाइश नहीं होती है कि अगर आप सेनेट चेयरमैन या स्पीकर बनते हैं तो आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यू कैन नॉट इवन बी द पार्ट ऑफ द यूर पार्टी, आप हो नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इसीलिए कि जो बाज़ औक़ात सेनेट में हमारी जो ख़ासकर सेनेट की रवायत है, जिसमें तकरीबन मैं वसीम सज्जाद, रज़ा रब्बानी, नायक साहब, इनकी पूरी रही है कि इन्होंने जब सेनेट में एज ए चेयरमैन आए हैं फिर वो बहुत ही इंडिपेंडेंट रहे हैं। अक्सर उनकी पार्टियां भी उनसे नाराज़ होती रही हैं। तो क्योंकि इसी पोजीशन को ही अडॉप्ट करना होगा कि आप कम से कम बायस ना हो किसी जमात के हवाले से, किसी ग्रुप के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अपनी पार्टी की सदारत छोड़नी पड़ेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको याद है कि जब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद हमने आपको अपने प्रोग्राम में दावत दी थी, और आपसे हमने पूछा था कि आपका चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा जी, और मैं आपको बार बार कहता था कि हो सकता है कि बलूचिस्तान से ही हो, लेकिन आप कहते थे कि यार ये आप बलूचिस्तान की बात बीच में क्यों लेके आते हैं। तो आप खुद उम्मीदवार उस दिन तक ज़हनी तौर पे नहीं था, फिर आपको बना दिया गया उम्मीदवार। तो जब अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है सेनेट में, सबसे ज़्यादा जो सेनेटर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो मुस्लिम लीग नून ही ने आपको क्यों नॉमिनेट किया? देखिए हमद मीर साहब, यही कमाल है। मतलब मैंने कभी किसी को कहा नहीं, मतलब न मैंने नवाज शरीफ को अप्रोच किया, न मैंने शहबाज शरीफ को अप्रोच किया, न मैंने बिलावल से कोई बात की कि आप लोग मुझे चेयरमैन बना दें। दूर दूर से आप जैसे दोस्तों ने कहा कि यार ऐसी बात हो रही है, आपने भी कहा कि ऐसी बात हो रही है, मगर डायरेक्टली मुझसे किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया था। सिर्फ उस दिन किसी को इल्म नहीं था कि कैंडिडेट कौन होगा। उस मीटिंग में हमें ये बताया गया कि जी नवाज शरीफ ने 3 नाम मांगे थे, तो यहां से हमने 3 नाम भेजे हैं। एक राजा ज़फ़र साहब का, एक याकूब नासिर का, एक हासिल का। शायद मेरा नाम 3rd नंबर पे था, 1st पे भी नहीं था। अब मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा नवाज शरीफ का, क्योंकि ये राइट पीपल्स पार्टी ने दी थी किसको, मुस्लिम लीग को, कि जी आपकी मेजॉरिटी है, लिहाजा हम इसकी डिमांड नहीं करेंगे। आप अपनी पार्टी में किसको लाते हैं, किसको नहीं लाते हैं। फिर जब वो 3 नाम गए तो हमारी यहाँ पे रहबर कमेटी की मीटिंग हो रही थी, और इसमें ये प्रॉब्लम आ गया कि करें क्या,
क्योंकि वहाँ से तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा था। तो किसी ने कहा यार आज इसको डिसाइड नहीं करते हैं, किसी ने कल करते हैं, फलाना करते हैं। तो इसमें सब ने खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि भाई सब्र करो, मैसेज आ गया, आ रहा है। तो उसने मैसेज खोला तो उसने कहा कि जी नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा कैंडिडेट हासिल भी जंग। तो दिस वाज द स्टोरी एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में बैठ के भी पाकिस्तान की सियासत के अहम फैसले कर रहे हैं। ऐसा ही होता। देखिए जेल में पार्टी किसके पास है? देखिए पार्टी पॉपुलर लीडरशिप के पास जाती है। आप उसको जेल में जाए या बाहर रखें। नेप नेशनल अवामी पार्टी का सदर वली खान था, जेल में था ना, मगर बाहर जब उन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाबंदी लगा दी नेप पे, तो जेल से बैठ के खालिद वली खान ने क्या एनडीपी नहीं बनाई? हाँ। और सारा पॉलिटिक्स वही कंट्रोल करता था। क्योंकि किसी को जेल भेजने से आप उसके वो सारे आपने जेल भेजा होगा, मगर उसके फॉलोअरों ने उसके अच्छा, ये जो आपने नैब की बात की है, नैब पर पाबंदी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस नैब में से फिर एएनपी निकली, उसमें से आपकी पार्टी निकली, उसमें से बीएनपी निकली, उसमें सिंध की बहुत सी कॉम्प्रेस पार्टियां निकली। तो ये जो नैब पर पाबंदी लगी थी जिसमें आपके वालिद गौस बख्श बजंजो साहब भी शामिल थे, ये जो एक मिसाल है, इस मिसाल से हमने क्या सीखा है? सर देखिए, मैं कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर किसी गलती को आप नुमायां देख पाएंगे कभी, वो शायद यही था जो नैब पे उसने पाबंदी लगाई। क्योंकि उसकी वजह से उसके बाद आपका जितना लिबरल फोर्स था वो टूटता गया। नैब 10-12 टुकड़ों में, एएनपी उसी का हिस्सा है, बीएनपी उसी का हिस्सा है, सिंध की जमायतें उसका हिस्सा है, फिर मेराज मोहम्मद खान अलग हुआ, दूसरे अलग हुए। तो क्योंकि वो बहुत बड़ी जमायत थी, फिर बंगाल में वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी। तो उसके बाद हम आज भी ये सोच रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी लगा दें। देखिए ये गिरफ्तार करने से, जेल में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडरशिप, अगर मंडेला ने 25 साल गुजारे मगर आखिर में जब रिहा हुआ तो हीरो था। यही नवाज शरीफ को आपने बंद भी कर दिया, आपने इसको बाहर भी भेजा, फिर वह क्यों वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ये रियलाइज़ क्यों हमारी हुकूमतें लोग नहीं करते कि इन ज़्यादतियों से उन लोगों को नुकसान नहीं हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। और पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में एक जो कौमी जमात थी जो 2 सूबों की हुकूमत में शामिल थी, उसको जब तोड़ा गया, उस पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद फिर कोई अलहदगी पसंद बन गया, कोई कॉम्प्रेस बन गया। सर मैं कहता हूँ कि अगर आप नेप की और पीपल्स पार्टी की कन्फ्लिक्ट नहीं होती, ये दरमियान में जो मार्शल लॉ लगे हैं, ये जो हालात हुए हैं, ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आते। और आज पाकिस्तान की सियासी नक्शे भी और माशी नक्शा भी बिल्कुल दूसरा होता। क्योंकि ये इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट था कि फिर भुट्टो को मजबूरन फौज भी भेजनी पड़ी बलूचिस्तान में, और उसी बेसी को आखिर में ज़िया-उल-हक ने इसी बात को बेस बना के सारे मुज़ाकरात को सबटाज किया कि जी भुट्टो के साथ, और मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए उसने बलूचिस्तान का बहाना बनाया और लंबी मार्शल लॉ पे हम लोग चले गए। तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ ऐसी सियासी गलतियाँ होती हैं कि इस वक्त हम कर रहे होते हैं मगर हमें उनके इम्पेक्ट का अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, मगर वो बहुत दूरस्थ हो जाते हैं। अच्छा, आपके वालिद थे जो गौस बख्श बजंजो साहब, उन्होंने 1973 के आइन की तश्कील और उस पर इत्तेफाक के लिए बहुत कुर्बानी दी, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने भुट्टो साहब की इग्नोर की। फिर लेकिन जब आइन अप्रूव हो गया, मंजूर हो गया, तो उसके बाद फिर उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी के साथ आपका जो है ना एक लंबा, काफ़ी लंबा एक लव एंड हेट का एक रिश्ता चल रहा है। कभी आप जब एमआरडी की गवर्नमेंट की मूवमेंट चलती है तो आप उनके साथ हो जाते हैं, फिर आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये जो पिछले साल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन बने थे, तो आपने एक तारीखी तकरीर की थी। जी जी, ज़रा सुने उसके कुछ क्लिप, आपको सुनवाने ज़रूरी हैं।
कोई पीपल्स पार्टी नहीं जीता है। आज शहीद बेनजीर नहीं जीता है, आज जुल्फकार अली भुट्टो नहीं जीता है, आज बाला तबके जीते हैं। और चांडिया साहब पार्लियामेंट जीत जाता, जुल्फकार अली भुट्टो भी जीता, बेनजीर भी जीत जाता। जब रजा रब्बानी को आप चेयरमैन बनाते तब पार्लियामेंट जीता, तब बेनजीर तब जुल्फकार अली भुट्टो जीता। हम लोगों ने रजा रब्बानी को ये कहा कि वो मुस्लिम लीग का नुमाइंदा है, वो नेशनल पार्टी का नुमाइंदा भी था, वो पख्तूनख्वा का भी नुमाइंदा था, वो जमात खान साहब। सारी बलूचिस्तान सूबाई असेंबली को मड्डी बना दिया आपने। आप कहते हैं बलूचिस्तान के लिए कर रहे हो, आपने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को मंडी बना दिया। आप कहते हैं मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें अंडरस्टैंडेबल है, जो आपका इतना गुस्सा था वो था जो बलूचिस्तान से जो मामला शुरू हुआ, आसिफ जरदारी साहब का उसमें बहुत अहम किरदार था। वो वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद हुई और फिर अल्टीमेटली आप जो हैं वो गुस्सा निकाल रहे थे कि ये जो आपने सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया और सलीम मांडीवाला साहब को डिप्टी चेयरमैन बनाया, तो ये पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त आपके मामलात इतने अच्छे नहीं थे, अब पीपल्स पार्टी और आप एक पेज पे हैं, एक साल के अंदर क्या तब्दीली आई है? देखिए, उस वक्त भी मैं तो पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात पे कन्विंस करने पे कि आप रजा को चेयरमैन बनाएं, यकीन करें कि हमारे जो करीबी मुस्लिम लीग के कुछ दोस्त थे वो भी मुझ पे नाराज थे कि आखिर तुम उनको पढ़ा क्या है, क्यों आप पीपल्स पार्टी वाले को लाना चाहते हैं। मैं तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लिए ही काम कर रहा था, क्योंकि रजा को आप कुछ भी कहें, वो पीपल्स पार्टी से अलग कोई चीज वो तस्वर नहीं कर सकते। और हमने नवाज शरीफ को कन्विंस कर दिया। मगर ये कि उस वक्त जो है हुकूमत जो थी वो मुस्लिम लीग की थी, मुस्लिम लीग वाज इन द गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टी वाले इन द अपोजिशन। वो रजा वाली बात आपके सामने थी, नहीं हो पाई, हमने भी कोशिश की। नवाज शरीफ साहब मान गए थे? नवाज शरीफ मान गए थे आखिरी तक। यकीन करें कि उस वक्त तक हमने नवाज शरीफ को रोके रखा, नवाज शरीफ ने हम सबको, कि कागजात जमा करने में अब 1 घंटा बच गया था। हमने कहा जी अगर कागजात अब जमा नहीं हुई, हमारे ग्रुप का कागज ही जमा नहीं होगा। उस वक्त तक हमने, तो नवाज शरीफ साहब मान गए थे, फिर रजा साहब क्यों नहीं हुए? जरदारी साहब नहीं माने। अच्छा, अब क्यों नहीं माने वो ज़्यादा उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है, उस पर हमने कमिट नहीं करते। मगर अब देखिए, अब बार बार यही सवाल उठता है कि ऐसी क्या चीज़ आ गई है कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन की बात हो रही है। बात ये है कि देखिए, अब वो उस वक्त नून हुकूमत में था, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। अब पीपल्स पार्टी, नून, जेयूआई, हम सब अपोजिशन में हैं। जब ये अपोजिशन अलायंस बनी तो दिस वाज स्टार्टेड बाय एएनपी। दिस प्रपोजल जो आया वो एएनपी की तरफ से आया कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन का, जिसको सारी पार्टियों ने इंडोर्स किया। मैं समझता हूँ कि एक बात आप कह सकते हैं कि शायद अपोजिशन पार्टी समझती हैं, क्योंकि हम किसी का ना संजरानी से झगड़ा है न इख्तलाफ है, मतलब मेरा जब कोई इख्तलाफ से नहीं है, बाकी किसी का क्या हो सकता है कि मैंने पहली तकरीर की थी तो। मगर सॉफ्ट टारगेट जो है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये जंग इमरान खान हुकूमत के दरमियान है। तो उसके लिए जो सॉफ्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो था, जो पॉसिबल था, वो दैट इज द रिमूवल ऑफ चेयरमैन। अच्छा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, उनके खिलाफ आपके पास कोई चार्जशीट नहीं है? नहीं, देखिए, चार्जशीट इस तरह है कि हम उसको उस तरह चार्जशीट नहीं कहते। चार्जशीट ये है कि व्हेन जो ग्रुप्स ने उनको सपोर्ट किया था, व्हेन दे हैव विथड्रॉ देयर सपोर्ट, देन ही बिकम द चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है ना? जब आप मिनॉरिटी के चेयरमैन थे तो एक तो इखलाकन उसको खुद फैसला करना था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, अब उसको एडवाइस भी नहीं कर सकते। तो आप एक मिनॉरिटी के चेयरमैन के सीट पे बैठ ही नहीं सकते थे।
जब आपके जिन लोगों ने आपको वोट दिया था उन्होंने अपना सपोर्ट आपको विड्रॉ किया। दिस इज द मेन चार्ज अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। बात बुनियादी तौर पे उसके खिलाफ जो है वो ये है। बाकी ये है कि जो सारा झगड़ा है वो ज़ाहिर है इसमें तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की और अपोजिशन की तो मौजूद है। जहाँ तक ये चीज़ें पॉसिबल होंगी ये पार्टियाँ जाएंगी। बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं कि जी चेयरमैन सेनेट को हटाने से पाकिस्तान के अवाम की सेहत पर, उनके मसाइल पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, न उसके बनने पे, न उसके हटने पे, न मेरे बनने पे, न मेरे हटने पे किसी दुनिया का कोई मसला हल नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में आपने जो लास्ट टाइम आपके साथ बैठे थे, मैंने कहा तो बलूचिस्तान को फ़ायदा, मैंने कहा बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा होना है मेरे चेयरमैन बनने से? कोई फाइनेंशियल मदद कर सकता हूँ बलूचिस्तान में किसी की गुर्बत कम कर सकता हूँ, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये जो है बुनियादी तौर पर एक लेजिस्लेटिव इदारा है, इसमें बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं। इसमें कोई ये कहता है कि जी मेरी वजह से बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा, या मैं अगर हामिद मीर पंजाब से है तो पंजाब को फ़ायदा होगा, इससे किसी इलाके को फ़ायदा नहीं होता। दिस इज़ ए लेजिस्लेटिव हाउस। वो लेजिस्लेशन आप कितनी बेहतर करवा सकते हैं। तो आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि अगर सादिक संजरानी साहब की जगह पे आप चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, इससे पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई। अच्छा, ये बताएं कि सादिक संजरानी साहब आपको पिछले 1 साल में ज़ाती तौर पे कैसे लगे? सर मेरे साथ तो उसे बहुत कोऑपरेटिव रहे मेरे साथ। मसलन मैं आपको बताऊं कि जब मैं बीमार हुआ तो मेरे जो फाइनेंशियल पोजीशन शायद ऐसी नहीं थी, मैं खुद अपना करता इलाज, तो वो सेनेट ने अप्रूव किया, एंड दैट वाज अप्रूव बाय संजरानी सर। अच्छा, और आपको बहुत ख़तरनाक बीमारी लगी थी? कैंसर है, यू नो इट। हाँ, लेकिन आपने कैंसर को काफ़ी उसका जुर्रत और बहादुरी से उसका मुकाबला किया। मुकाबला कर रहे हैं, वो बहुत खौफनाक चीज़ है। नहीं, लेकिन उसमें आप, हमें ये भी पता है कि आप एहतियात नहीं करते। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है आपकी। तो सियासत में भी आपका यही रवैया कि आप बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं? नहीं, सियासत में ज़्यादा मोहतात हूँ। सियासत में मोहतात हैं, और चेयरमैन सेनेट बन के आपको मजीद मोहतात होना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा अहम है। ये एक बहस चल रही है कि 1 अगस्त को चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास तो बुला लिया गया, लेकिन 1 अगस्त को पता नहीं राय शुमारी होगी, काउंटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत के एक वज़ीर साहब जो है उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान दिया है। तो उस पर हम बात करते हैं एक वक्फे के बाद। हासिल बदिंजो साहब, 1 अगस्त को सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुला लिया गया है, लेकिन हुकूमत के एक वज़ीर साहब कहते हैं जी कि 1 अगस्त को काउंटिंग तो नहीं होगी। ये क्या चक्कर है? देखिए, पता नहीं, मैं वज़ीर साहब अल्लाह अपने आप को वकील भी कहते हैं कि वकील भी है। आज सारा दिन हमारा इस पर डिस्कशन रहा, जिसमें हमारे जितने वकील थे, चाहे वो जावेद अब्बासी थे या आशा रज़ा थे या नायक साहब थे, रज़ा थे, हमने लंबी मीटिंग की। सुबह जो हमारी मीटिंग थी बेसिकली थी ही इस पे। तो उनके राय के मुताबिक कि जब आपको नोटिस सर्व हो जाता है और आप इजलास कॉल करते हैं, उसके लिए पहले तो ये है कि वो 26 आदमी उठ जाएंगे, तो वो ग्रांट लीव हो जाएगी। उसके बाद कुछ डिबेट्स होंगे, कुछ हमारी तरफ से डिबेट होंगे, फिर चेयरमैन जिसके खिलाफ रिमूवल हो रहा है वो एक स्पीच करेगा। उसके बाद उस वक्त तक आप हाउस को एडजर्न नहीं कर सकते जब तक ये वोट आउट नहीं होता है। दिस इज क्लियरली इन द रूल ऑफ बिजनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि आप जब तक वोट नहीं होता आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस हाउस को प्रोरोग नहीं कर सकते, उसको आइन का आर्टिकल 61 जो 61 है वो ये कहता है कि आर्टिकल 53 की
जो को तमाम साथ पढ़ के तमाम जो रूल्स हैं, जो भी कौमी असम्बली पे इतलाक पजीर होती हैं, वो सेनेट पे भी इतलाक होगा उनका। तो इसीलिए रूल्स तो यही कहते हैं। अब देखिए, वो अगर सारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर लेंगे, रूल्स को इधर उधर करेंगे। सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी यही हैं। यही है, बिल्कुल यही है। सेनेट का जो रूल है रिमूवल ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जो आर्टिकल 12 है उसका जो सब क्लॉज 3 है वो और सब क्लॉज 5 वो यही कहता है कि द चेयरमैन और एज द केस में बी द डिप्टी चेयरमैन शैल नॉट प्रिजाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द सेनेट इन विच अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज फिक्स्ड फॉर कंसिडरेशन। तो अभी तक प्रिजाइडिंग अफसर के लिए किसका फैसला हुआ है? हमारी सुनीद अखबार में सैफ का नाम है, बैरिस्टर मोहम्मद बैरिस्टर मोहम्मद सैफ का नाम है। अच्छा, तो जाहिर बात है अब प्रिजाइडिंग अफसर तो सेनेटर ही होगा ना कोई, दूसरा तो नहीं हो सकता। जिस तरह पिछली दफ़ा याकूब नासिर थे। याकूब नासिर था। तो आपका ख्याल है कि 1 अगस्त को वोट होगा? और कुछ चारा नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो नो वे। तो फर्ज करें अगर हुकूमत कहती है कि नहीं जी अभी आज वोट नहीं होगा, फिर क्या करेंगे आप? सर, हम तो कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया उसको देखेगी भाई आप क्या कर रहे हो। मतलब ये तो इब्नॉर्मलिटी है ना। फिर अगर पागलपन पे कोई आ जाए तो आप फिर कहेंगे सेनेट को नहीं मानता हूँ मैं, क्या करेंगे? आपकी कुछ जो कुलीग्स हैं, यानी कि जो हुकूमत के कुलीग्स हैं, मसलन शिबली फराज साहब हैं, कुछ और लोग हैं, वो आपके कुछ साथियों से मिले हैं, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी गए। वो कह रहे हैं जी कि आप इसको दरमियानी रास्ता निकालें और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आप तहरीक अदम वापस ले लें, तो डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ हम वापस ले लेते हैं। तो ये क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? मेरे पास आए थे, मेरे पास आए। उसमें बैरिस्टर सैफ भी था, शिबली फराज भी था, तरक्की साहब भी थे, मगर वो अपनी बात कह नहीं सके कि जो शायद जिसको उन्होंने कहा जी सेनेट का एहतराम होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम भी एहतराम करते हैं, आप भी एहतराम करें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेनेट पाकिस्तान का इदारा है, न मेरा है, न आपका है, न मेरी पार्टी का हो सकता है, न आपकी पार्टी का। शायद वो कहना यही चाहते थे जो आपने कहे, मगर वो उनने बाकायदा इसका इजहार नहीं किया। ये तो बड़ी अजीब बात है, इसलिए कि इन लोगों ने मीडिया के सामने तो ये बात बड़ी खुल के कही है। शिबली फराज साहब ने मीडिया को तो उन्होंने खुल के कहा कि आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक वापस ले लें, हम डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ। बिल्कुल इस मसले पे उन्होंने बात नहीं की। आपके साथ उन्होंने खुल के बात नहीं की? मुझ बात तरक्की साहब ने की, शिबली साहब ने, और सैफ साहब ने तो कोई बात ही नहीं की। बल्कि मैंने कहा भैया आपको नींद आ रही है, बहुत थके हुई है। उसने कहा यार काम बहुत है आजकल। तो इस किस्म की बातें होती रही। ये कि आप क्या करें, डिप्टी का विड्रा करें, हम आप लोग चेयरमैन का विड्रा करें, हम डिप्टी का, ये बात मेरे उनके दरमियान हुई नहीं है। तो ये आपकी तो बड़ी दोस्ती है संजरानी साहब से, तो आप उनको बता नहीं सकते फ़ोन करके कि यार जो तुम्हारा डेलीगेशन आया उसने तो मेरे से कोई बात ही नहीं की? आपको जाके शायद कुछ और कहा हो। मैंने नोट नहीं किया कि उन्होंने जाके ये कहा है। अच्छा, आप बाहर आके यही कहा है? हाँ, आप लोगों को नहीं, वो तो शिबली फराज साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम राब्ता कर रहे हैं हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों से और हम ये चाहते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम वापस ले ले, तो हम डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ वापस ले लेंगे। तो वो तो मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचे थे तो मामला गड़बड़ हो गया, वरना तो शहबाज शरीफ से भी मिलना था उन्होंने। नहीं, मौलाना मेरे पास मौलाना के बाद आए। अच्छा, हाँ, मगर ये बात नहीं की। अच्छा, वो आए, चाय तो फिर मुलाकात किस बात के लिए हो रही थी? मेरी खुद समझ में नहीं आया। वो आए, मैंने अपने एक दो सेंटर जो थे उनको बुला लिया, बिठा लिया, उनने चाय पी, फोटो ली और चले गए। अच्छा, अब ये बताएंगे जो बिलावल साहब दावा कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी रकूम की पेशकश हो रही है, तो आप पैसे ले लें लेकिन वोट हमारे उम्मीदवार को दें, इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास कि हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? देखिए, इनफैक्ट मुझे ऐसी अभी तक कोई इल्म मेरा नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अब उसको उसकी पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी तक किसी पैसे की बात कम से कम मेरे हद तक कोई जो दोस्तों से मेरी बात हुई है, कोई ये नहीं कह रहा कि हमें पैसों की ऑफर हो रही है। अच्छा, और मेरे ख्याल में पैसों का ऑफर हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सेंटर्स बहुत थोड़े हैं। बाकी तो इधर हर सेंटर को आप हाथ लगाए वो खुद नहीं। लेकिन आपने जब पिछले साल संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद जो आपने तकरीर की थी, उसमें तो आपने खुद कहा था कि बलूचिस्तान
की असम्बली को मंडी बना दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा की वो तो अभी बनता है। अभी भी है। देखिए, आपके कहने का मतलब ये था कि सेनेटर बनने के लिए बनने जो है के लिए हॉर्स ट्रेडिंग हॉर्स होती है, ट्रेडिंग ही खरीदा गया, लोगों को नॉमिनेट किया गया, और मैं उस पे बोल रहा और था। उसमें तो उस वक्त इमरान खान साहब ने भी अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से सेनेटर्स थे निकाले थे। हाँ। और इधर यहाँ पे भी जो हमें मिलने थे 50 और 51 वोट, तो हमें मिले 46 वोट राजा साहब के इलेक्शन में। हाँ, 4 वोट गए थे, हमारे भी गए थे। तो वो तो आपको पता है ना किसके गए थे? हम इस वक्त नहीं कह सकते, नहीं इस वक्त नहीं और कह वही लोग जो हैं उनका नाम आजकल भी आ रहा है कि ये पता नहीं है या नहीं है। सकते। मैं नहीं कह सकता। बहरहाल वो आपकी पार्टी के नहीं हैं। संजरानी साहब को मिले थे 57 वोट, राजा जफरुल हक साहब को मिले थे 46, 46। डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडीवाला साहब को मिले थे 54 और उस्मान काकड़ साहब को मिले थे 44। तो फर्क काफी था। संजरानी साहब के 3 वोट ज्यादा थे हाँ। सलीम मांडीवाला से। मंडवाला से। तो आपके वोट कितने होंगे? आपको क्या उम्मीद है? देखिए, इस वक्त हम हैं तो 66। 66। अगर जमात इस्लामी को देखना पड़ेगा कि वो क्या डिसीजन लेता है। अभी आपके आने से पहले मैं डॉक्टर जहांजेब के पास से उठ के आ रहा था, अच्छा उसी के पास हम गए थे, उसने हमारी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। अच्छा, डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप बेंगल से से, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? उसने कहा कि जी मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मैं जो है आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। अब 46 47 ये हो गए। अगर 2 जमात इस्लामी के आ जाते हैं, नहीं, जमात इस्लामी के बारे में हमें ये इतला मिल रही है कि शायद वो कहते हैं कि हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। उनके पास 2 ऑप्शन है, वो एक हम हिस्सा नहीं लें। तो फिर भी जो हमारी और उनकी डिफरेंस है, हाँ देखिए, आपको जीतने के लिए चाहिए 53 वोट। इस वक्त हम 66 है। मैं कम से कम 60 प्लस पे जाऊंगा। ये आपको यकीन है? हाँ, 60 प्लस पे जाएंगे प्लस आप? पे जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या होगा जब आप चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेनेट जो है क्या वो मरकज़ और सूबों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकती है? इस वक्त हमारे सूबों में बहुत से मसाइल हैं। देखें आप आजकल सिंध में क्या सूरत हाल है। कराची में बारिशें हुई हैं और उसके बाद कराची के मेयर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिख रहे हैं कि मदद करें। क्या सिंध हुकूमत जो है वो उनकी मदद करने के काबिल नहीं है? तो क्या सेनेट जो है वो मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकती है? इस पर बात करते हैं जनाब सेनेटर हासिल बदिंजो साहब से एक वक्फे के बाद। जी, सेनेटर हासिल बदिंजो साहब, सेनेट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी, यानी कि हर सूबे की सीटें जो हैं वो बराबर बराबर हैं। क्या सेनेट जो है वो किसी गैर मामूली सूरत हाल में मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, दिस इज द नेम नाउ द हाउस ऑफ फेडरेशन। हाउस ऑफ फेडरेशन। और हम समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसके 4 फेडरेटिंग यूनिट हैं। बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। ये उनकी नुमाइंदा हाउस है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसी हाउस की कि वो सूबों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे उसमें तो कमेटीज़ होती हैं, बाज़ों का चेयरमैन खुद इंटरवीन कर सकता है। तो जो राइट्स हैं, जो सूबाई खुद मुख्तियारी के से अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट में है, सेनेट का एक बड़ा रोल है अपने अपने सूबों को प्रोटेक्ट करने का, अपने चाहे फंड्स के हवाले से हो, दूसरी चीज़ों के हवाले से हो, लेजिस्लेशन के हवाले से हो। तो एक बड़ा रोल प्ले करता है हाउस ऑफ फेडरेशन। तो मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पे जो आप ब्रिज की बात कर सकते हैं, कि ज़ाहिर इन मामलात में शायद नहीं जा सकता कि बारिश हो गई या फलाना हो गई,
बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जिनको हाउस ऑफ फेडरेशन के हैसियत से आप एड्रेस कर सकते हैं। देखिए ना, अब सिंध की जो हुकूमत है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो मेयर हैं उनका ताल्लुक एमक्यूएम के साथ है, तो उनके आपस में वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। एमक्यूएम मरकज़ में पीटीआई की इत्तेहादी है, तो इसीलिए शायद मेयर कराची जो है उन्होंने ख़त लिख दिया है वफाकी हुकूमत को। तो इसमें आपके जो सेनेटर हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब साहब, जो प्रिजाइडिंग अफसर रिपोर्टेडली हैं, उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, एमक्यूएम से। वो क्या सेनेट में कोई बात कर सकते हैं, इस पर कोई रोल प्ले कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर सेनेट थोड़ा इंटरेस्ट ले ले तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। मसलन खुद एक मेजर मसला है, क्योंकि पूरा हाउस है, कि जितने जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, वो भी अगर आप चाहें तो वे आउट आप दे सकते हैं। एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू कर सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। एंड होपफुली अगर मैं इलेक्ट हो गया तो आई विल गो ऑन दिस साइड। आप एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करेंगे। तो ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग किसके किसके दरमियान होगा? सर, जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आपका फौज हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, देखिए हमें एक दफ़ा बैठ के एक डायलॉग में ओपनली एक दूसरे पे जो कुछ हम समझते हैं उनको ओपनली कहना पड़ेगा एक दूसरे को। ये नहीं कि पब्लिक में जाके लड़ाई करें या टेलीविजन पे आके, मगर कहीं ना कहीं जो जिससे मुतमईन नहीं है वो अपनी बात एक दूसरे को कहनी पड़ेगी। और जब तक हम ये बात नहीं कहेंगे, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, हम तमाम चीज़ों पे जब तक यकसुई नहीं होगी तो हमारी मुश्किलात कम नहीं होंगे। मेन इशू तो इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नेंस का है। गवर्नेंस वो भी इशू, तो गवर्नेंस पे एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होनी चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे हो सकता है। सिविल मिलिट्री रिलेशन बात में ये कर रहा हूँ कि यही 2-3 चीज़ें, जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशन में वो कहते हैं जी वो हम लोग काबिल लायक नहीं है, हम कहते हैं जी वो काबिल लायक नहीं है, दो कहते हैं जजेस बोलते हैं जी आप दोनों नहीं है, मैं सबसे बेहतर हूँ। तो आपको वो पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे एक न एक जगह पे कि हर कोई अपना काम करे और काम को सही करे और तीनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी जो रहबर कमेटी है एपीसी की, जिस रहबर कमेटी ने आपको नॉमिनेट किया एज कैंडिडेट फॉर द चेयरमैन सेनेट, उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोयटा में, यानी कि आपके सूबे के दारुल खिलाफा में, उन्होंने जलसा किया और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत अगस्त में इस्तीफ़ा दे दे वरना अक्टूबर में हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। आप मौलाना फजलुर रहमान के इस ऐलान को सपोर्ट करते हैं? देखिए, एपीसी में ये बात हुई थी जिसमें मौलाना साहब का भी स्टैंड यही था, एएनपी का भी यही था, बिलावल का और शहबाज शरीफ साहब का स्टैंड ये था कि वी हैव टू वेट। एक तो सही वक्त का हमें इंतखाब करना चाहिए, सही टाइम पे जाना चाहिए, फिर कोई हमें ऐसे स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि ये जो लंगड़ी लूली पार्लियामेंट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी रिप्लेसमेंट कोई दूसरी चीज़ आ जाए। तो हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को उन्होंने फैसला किया कि इसको अब आगे नहीं ले जाएंगे। मगर मौलाना साहब इंसिस्ट कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को उस वक्त तक वो ये डिसीजन नहीं लेगा जब तक पूरी एपीसी इसका फैसला नहीं करेगी। नहीं, तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली उसको एपीसी की बात माननी पड़ेगी, इसका फैसला एपीसी ही करेगा। तो आप फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो अक्टूबर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया गया, फिलहाल आप उसके बारे में आपका ख्याल है कि आप अभी उस पर बात नहीं कर सकते? अब अर्ली है। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त होगा वो उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि हुकूमत अगस्त में इस्तीफ़ा दे दे? आपने चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया, आप तहरीक में एतमाद लेके आए हैं। तो अगर इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, तो वो इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे?
तो अल्टीमेटली फिर आपको उनके खिलाफ तहरीकत में एतमाद लानी चाहिए। तो आईनी रास्ता क्यों नहीं आप इख्तियार कर रहे हैं? आईन इस तरह आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो एक वाज़े फ़र्क है ना, 37 एंड 67। हम 67 हैं, वो 37 है, मगर वहाँ पे पता नहीं पाँच की है या 10 या 15 आदमी की पीटीआई की अक्सरियत मौजूद है। नहीं, 4 लोगों की अक्सरियत है, और वो 4 लोग जो हैं वो आपके डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब की पार्टी की। अगर अख्तर मेंगल हिम्मत कर ले तो ये हो सकता है कि मौका मिलेगा, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल, जी सर। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अगर तहरीकत में एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके फ़ौरन बाद आप बलूचिस्तान असम्बली में तहरीकत में एतमाद लाएंगे या कौमी असम्बली में? देखिए, हमारी बस चले दोनों पे लाएंगे। दोनों में बैक वक्त तो नहीं हो सकती? जहां हमें मौका मिल जाएगा। मौका कहाँ मिलेगा पहले आपको? बलूचिस्तान ज़्यादा चांसेस है, तो आपका ख्याल है कि क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम में है वो आपस में। आपस में तो इसका मतलब है कि आप हमें ये खबर दे रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीकत में एतमाद आ सकती है? बहुत गुंजाइश है उसकी, बहुत गुंजाइश है उसकी। अच्छा, और उसमें जो है अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अगर यहाँ पे आपका साथ दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे JUI और BNP मेंगल वो ऑलरेडी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं? नहीं, वही इत्यादि हैं, बाकी जितने लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे, वो थोड़ा सा मूव उनको करना पड़ेगा। अच्छा, जी, तो आपके कितने MP हैं वहाँ पे? हमारे तो है नहीं। अच्छा, आपको कोई नहीं है? नहीं। तो ये एक वैसे अजीब बात नहीं है कि आप चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं और बलूचिस्तान में आपका एक भी MP नहीं है? हम फारिग हो गए, इसी तकरीर ने फारिग करवा दी। इस तकरीर ने फारिग करवाया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हासिल बदिंजो साहब। हम आपके लिए यही कह सकते हैं कि नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और सादिक संजरानी साहब जो आपके दोस्त हैं उनके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप चाहते हैं तो सादिक संजरानी साहब को मिलना होगा तो वो आप ही के दफ्तर में पाए जाएंगे। बिल्कुल पाए जाएंगे। ये सही बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।